सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अरावली पर्वतमाला के संरक्षण पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रतिबद्ध है और अपनी कई पहल के माध्यम से हमें वो नतीजे भी देखने को मिलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होते हुए पूरी एक क्षेत्र में फैली हुई हैं, इनके भी संरक्षण को लेकर मंत्रालय प्रतिबद्ध है और इसके ग्रीन कवर को बढ़ाने और इसको संरक्षित रखने के तमाम प्रयासों के जरिए हमें इसके बहुत से सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के एक जजमेंट के बाद कुछ भ्रम और कुछ दावों की स्थिति पैदा हुई, जिसका निराकरण मंत्रालय ने किया और हम आज इसी विषय को समझने के लिए विस्तार से हम कार्यक्रम में स्वागत करना चाहेंगे केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव का। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मंत्री जी, सबसे पहले हम हाल ही में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, इसकी सही परिभाषा और सही अर्थ को आपसे संक्षेप में समझना चाहेंगे। जो भ्रम और दावे हैं, उसकी जो स्थिति पैदा हुई है अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर, जो एक सर्वोच्च न्यायालय का जो एक निर्णय था, तो उसको किस तरह से हमें सही से और पुष्ट तरीके से समझना चाहिए? आपने जैसे प्रारंभ में विषय की शुरुआत करी कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में 37 जिलों के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र फैला हुआ है। ये अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में है और इस पर्वतमाला के अंतर्गत एक लंबे समय से सभ्यता संस्कृति का अस्तित्व रहा है। सभ्यता संस्कृति का अस्तित्व रहा है मतलब जीवन के सभी जो विविध पक्ष हैं, नगर, ग्राम, क्षेत्र, लोग, वन क्षेत्र, जलीय स्थान, ये जब सबकी उपलब्धता होती है तो सभ्यता और संस्कृति लंबे समय तक वहां पर स्थायी रूप से विराजित होती है। और अरावली क्षेत्र में एक गलत तरीके से और अवैध खनन का वहां पे कार्य हो रहा था और लगातार खनन के कारण कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय में ये पहुंचे थे कांग्रेस शासन काल में कि अरावली में ये जो खनन है ये अवैध तरीके से हो रहा है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि अरावली क्षेत्र में जो खनन होता है उसको निर्धारण करने के लिए प्रतिबंधित उन्होंने कुछ निर्देश जारी किए और उन निर्देशों के अंतर्गत न्यायालय ने एक समिति का गठन किया जिसमें हमारे मंत्रालय के एक संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको जो भूगर्भ की जानकारी रखते हैं, और न्यायालय की एक समिति है सेंटर ऑफ गवर्नमेंट कमेटी, और चारों राज्यों की एक समिति का गठन किया। समिति को यह भी कहा गया कि प्रतिबंधित क्षेत्रों के साथ साथ आप ये भी तय करिए कि अरावली पर्वत और अरावली पर्वत श्रृंखला क्या होगी जी। तो अगर सिंगल पर्वत उन्होंने कहा कि 100 मीटर की हाइट और पर्वत श्रृंखला कहा कि एक पर्वत से दूसरे पर्वत के बीच में जो आधा किलोमीटर का क्षेत्र है उसमें जो भी भू आकृति की संरचनाएं हैं वो सब पर्वत श्रृंखला मानी जाएगी। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है ये कंटिन्यूटी में है, तो कंटिन्यूटी में उसके अंदर आधा किलोमीटर मतलब सारी जमीन पर्वत श्रृंखला मानी जाएगी। तो पर्वत कहाँ होगा? तो पर्वत जो टॉप का क्षेत्र है उसका जो धरातल तक पूरा विस्तार है, धरातल तक पूरा विस्तार मतलब जहां तक उसका बेस है, और बेस में लोएस्ट क्या है कि जो पर्वत श्रृंखला जिस भूमि के ऊपर है जिसको लैंडफॉर्म कहते हैं, जैसे पूरे जिले का एक लैंडफॉर्म होता है ऐसे पर्वत श्रृंखला का एक लैंडफॉर्म होता है। उस लैंडफॉर्म का भी जो सबसे लोएस्ट एरिया है तो ऊपर छोटा होता है, नीचे वो फैलता चला जाता है, फैलने के बाद भी वो एकदम उसका जो लोएस्ट एरिया वहां तक पूरा फैला हुआ जो भाग है वो पर्वत श्रृंखला आएगा। तो इसमें सभी भू आकृति और संरचनाएं विस्तार से सम्मिलित हो जाती हैं। इस पे कुछ लोगों ने भ्रम फैलाना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया, जबकि वास्तविकता ये है कि अरावली में खनन माफिया को रोकने के लिए है, अवैध खनन को रोकने के लिए। अच्छा, इसकी परिभाषा कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, कोई कानूनी परिभाषा नहीं थी। ये सर्वोच्च न्यायालय ने खनन क्षेत्र में अरावली में दोहन ना हो अपने निर्णय की अनुकूलता के लिए कि हम अरावली में खनन क्षेत्र रोकना चाहते हैं, मतलब इस क्षेत्र में एकदम खनन को रोका जाए और अवैध खनन को रोका जाए, इसलिए ये निर्णय आया है। लेकिन मैं आपको ये और कहना चाहूंगा कि इस निर्णय के साथ ही अरावली क्षेत्र में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, 20 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। उनका जो ESZ कहते हैं इको सेंसिटिव जोन, उसके भी 1 किलोमीटर दायरे तक खनन बंद है। जो हमारी झीलें हैं, जैसे उदयपुर क्षेत्र तो एक्रेडिट सिटी है, जैसे जयपुर के पास सांभर झील है, अलवर में सिलीसेट झील है, जो रामसर साइट्स है वहां भी 500 मीटर तक
पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। जहां से अरावली में नदी और पानी का उद्गम होता है, ऐसे उद्गम क्षेत्रों में भी 500 मीटर तक प्रतिबंध है। और उसके बाद भी अरावली के क्षेत्र में जो डार्क जोन है, जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है, वहां भी पूरी तरीके से प्रतिबंध है। और आगे इस निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित होने के बाद भी सरकार को हर जिले का एक साइंटिफिक माइनिंग मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। और साइंटिफिक माइनिंग मैनेजमेंट प्लान भारत सरकार के ICFR जो संस्था है, जो वन्य क्षेत्र की सबसे बड़ा रिसर्च और एजुकेशन का संस्थान है, वो उसको प्रिपेयर करके अनुमति और सैंक्शन देगा। उसके बाद ही नई माइनिंग और लीज खोली जाएगी। तो ये तो लोगों का भरमाना गलत है कि कोई नई माइनिंग तो बंद ही कर दी गई है। प्लान अभी तक था नहीं, प्लान बनाने को चिन्हित किया है। भू आकृति अभी तक तय नहीं थी, भू आकृति को बताने की बात की गई है। ये पूरी तरीके से न्यायालय ने अरावली की संरक्षण में दिया हुआ दिशा निर्देश है। जो खनन को लेकर पुरानी चुनौतियां रही हैं, पहले भी खनन होता रहा है और अब खनन नियंत्रित होगा आने वाले समय में, और जो मंत्रालय है वो भी इसको लेकर प्रतिबद्ध है। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस दावे और भ्रम को भी सही तरीके से इस पर विचार करना कितना जरूरी है और इसे समझना कितना जरूरी है कि अब खनन पहाड़ियों में नियंत्रित होगा बजाय कि बढ़ने के। देखो, हम जो एक बड़ा विषय है कि जो भी विकास की हम अवधारणा करते हैं वो सस्टेनेबिलिटी के आधार पर होना चाहिए। कि आज जो हमारे पास धरती में खनिज है वो तो सीमित है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप कोई भी खनन माइंस देंगे तो सस्टेनेबिलिटी का निर्धारण होगा। दूसरा, अरावली क्षेत्र में देश की आवश्यकता के हिसाब से कहीं पर स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल है, यूरेनियम से लेकर के तांबा तो मिलता ही है, तो इसके बारे में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस पे एक्सप्लेनेशन करना होगा। तीसरा, हम जो देख रहे हैं और कई तरह के सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि अरावली की खदानें खुद ही पड़ी हैं, लेकिन आप धरती माता से खनिज तो निकाल रहे हो, लेकिन धरती माता का वापस रेस्टोरेशन के लिए क्या कर रहे हो? तो इसमें किसी को भी अगर माइनिंग मिलेगी तो पहले उसको अपना रेस्टोरेशन प्लान देना होगा कि भाई आप अपने लाभ के लिए आपने खनिज निकाल लिए, बाद में इसको आपको वापस रेस्टोर करके देना होगा, तभी आपका ये कार्य पूरा माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये पर्यावरण के अनुकूल और जो फ्यूचरिस्टिक सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं उसके अनुकूल ही ये निर्णय आया है। और कांग्रेस तो झूठ और भ्रम इसमें फैलाने की कोशिश कर रही है। वास्तविकता तो ये है कि अरावली में जो लगभग मुझे जानकारी जो दी है कि 1100-1200 माइंस में राजस्थान में 700 तो अशोक गहलोत के ही समय में दी गई है। और आपने रेस्टोरेशन की बात की तो हमने देखा भी है कि जो मंत्रालय की सरकार की पहल रही है अरावली सहित देश के तमाम क्षेत्रों में कि ग्रीन बेल्ट को बढ़ाया जाए। अरावली के क्षेत्र में भी ग्रीन वॉल इनिशिएटिव और तमाम ऐसे इनिशिएटिव रहे हैं जिससे कि वहां का जो वन क्षेत्र है, जो अभयारण्य है और जो पूरा इकोसिस्टम है वो वहां का और ज्यादा बढ़े। और इसको लेकर थोड़ा स्पष्टीकरण चाहेंगे कि क्या ऐसे प्रयास रहे हैं जिससे कि जो अरावली रेंज है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं और ज्यादा हरी भरी और ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल बन रही हैं सरकार के प्रयास से? पहला तो न्यायालय ने ही अपने निर्णय में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जो ग्रीन अरावली इनिशिएटिव चलाया जा रहा है ये एक सराहनीय प्रयास है। मैं आपकी जानकारी में देना चाहूंगा कि इस वर्ष गर्मियों में ही मैंने उदयपुर में चारों राज्यों के आने वाले 37 जिलों के डीएफओ के साथ मीटिंग भी करी थी। हमारी एक कार्यशाला आयोजित हुई थी और हमने ये कहा था कि जो डिग्रेडेड अरावली का जो एरिया है, जो किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको वापस से हरा किया जाए। और इसके लिए हमने 40,000 डिग्रेडेड लैंड को ग्रीन करने का इस साल इनिशिएटिव उठाया था। और 37 के 36 जिलों में हमने अरावली नर्सरी करके कहा था, ताकि जो लोग भी अगर आप यहाँ वृक्षारोपण करना चाहते हैं तो पहले तो उनको अच्छी क्वालिटी की नर्सरी की उपलब्धता हो। और फिर जो अरावली के देसी पेड़ हैं, जैसे हम अरावली के हमारे क्षेत्र में गूलर पाया जाता है, ढाक पाया जाता है, बेहड़ा पाया जाता है, बेर पाया जाता है, आंवला पाया जाता है, पीपल पाया जाता है, बड़ पाया जाता है, नीम पाया जाता है। ये जो हमारी लोकल पेड़ है, पेड़ के साथ हमारे यहाँ कई तरह की घास भी पाई जाती है जो अरावली के क्षेत्र में पशुओं की चराई के लिए भी हो रहती है। तो जो लगभग 20 से ज्यादा हमारी घास ये और इनके किस्मों के प्रकार की धरती पे केवल पेड़ नहीं होते, पूरा इकोलॉजी सिस्टम होता है। तो इस इकोलॉजी सिस्टम के लिए ही ग्रीन अरावली वॉल जो है प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाएं इसके लिए बहुत बड़ा कार्य करती है। हमने हर जिले में नगर वन योजना के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया। कैंपाक में भी हमने राशि का वितरण किया और उसके साथ ग्रीन
इंडिया जो हमारा प्रोग्राम चलता है उसमें भी हमने इसमें राशि का वितरित किया। हम अरावली के क्षेत्र में नहीं, पूरे देश भर में बच्चों के लिए इको क्लब चलाते हैं। हम चाहते हैं कि हर गवर्नमेंट स्कूल, हर प्राइवेट स्कूल जो अरावली के क्षेत्र में है, इस इको क्लब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान किया और इस एक पेड़ मां के नाम अभियान को हमने अरावली को मेन फोकस बनाया है। पिछले 2 वर्षों में 5 जून को प्रधानमंत्री जी दिल्ली के अरावली क्षेत्र में दोनों वर्ष उन्होंने वृक्षारोपण किया, बढ़ के वृक्षारोपण किया है। और उसके साथ ही इस वर्ष तो चारों राज्यों के मुख्यमंत्री, मतलब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने स्वयं प्रधानमंत्री जी के साथ रिज क्षेत्र में, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने चरखी भिवानी क्षेत्र में, अरावली में, और राजस्थान में भजनलाल जी ने जयपुर के पास जमुआ रामगढ़ के क्षेत्र में, और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साबरकांठा में एक साथ 5 जून को हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। अरावली में वृक्षारोपण के साथ, जैसे मैंने कहा, उसकी जो इकोलॉजी है कि अरावली में मैंने आपको टाइगर रिजर्व बताए, अरावली में मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई, तो वहां का जो इकोलॉजी सिस्टम है और जो हमारे वन्य जाति के पशु हैं उनके संरक्षण के लिए हम पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं और वाटर बॉडी के रेस्टोरेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। बल्कि जिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वाटर बॉडी के लिए व्यवस्था हो सकती है उसको भी बनाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में जो अरावली पहाड़ियों में जो खनन या दूसरी तरह का जो इंक्रोचमेंट है उसको लेकर प्रतिबंध है, इस बात का संदेश जाना लोगों में कितना जरूरी है? क्योंकि ये भी एक भ्रम और दावे हैं कि जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र है वहां पर भी इससे नुकसान होगा। कुछ लोगों ने भ्रामक दावे खड़े कर दिए। दिल्ली एनसीआर में तो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और दिल्ली में हम लोग रिज क्षेत्र के पूरे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को लेकर के काम कर रहे हैं। दिल्ली में आसोला घाटी जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एनसीआर क्षेत्र में 2 रामसर साइट्स, एक रोहतक के पास भिंडुवास में और एक गुड़गांव के पास सुल्तानपुर लेक, ये हमने ही इसको रामसर साइट्स का दर्जा दिलाया है। बल्कि गुड़गांव के क्षेत्र में कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन में जो रेवेन्यू लैंड थी मानेसर के पास, मानेसर से नूह तक फैली हुई जो अरावली की पहाड़ियां जो एक तरीके से उपेक्षित पड़ी थी, वहां पर 10,000 हेक्टेयर को हमने कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन में पूरी तरीके से वन क्षेत्र के रूप में तब्दील किया है। और सरकार की जो एक और अच्छी योजना है जिसको हम ग्रीन क्रेडिट कहते हैं कि कोई भी कंपनी या कोई भी वर्ग अगर किसी डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया को वहां के वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अनुसार अगर ग्रीन करता है तो 3 साल में अगर उस क्षेत्र की कॉनोपी जो उसका हरित आवरण है वो अगर 40% होती है तो सरकार उसको ग्रीन क्रेडिट प्रदान करती है। जो उच्च स्तरीय समिति की कई सिफारिशें रिपोर्ट है उसको समझना कितना जरूरी है, जो अरावली रेंज के बारे में सकारात्मक हमारे सामने एक नजरिया पेश कर रही हैं और जो दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, ये 4 राज्य हैं, इनके साथ मिलकर तालमेल के साथ काम कर रही हैं। उच्च स्तरीय समिति सर्वोच्च न्यायालय ने गठित करी थी। मंत्रालय के जो सचिव हैं उनको उन्होंने इसमें रखा था और उसके साथ ही उन्होंने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और 4 राज्यों के लोगों को रखा था। क्योंकि इस सब में सबसे वरिष्ठ अधिकारी मंत्रालय के सचिव होते हैं, इसलिए उनको इस समिति का चेयरमैन बनाया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ने उस समिति के सारे विषयों को संज्ञान में लेके करा है। समिति ने अनेक प्रकार के विषय रखे थे जो विषय सर्वोच्च न्यायालय को अरावली में इलीगल माइनिंग रोकने की दृष्टि से अच्छे लगे। उन्होंने निर्देश जारी किए और सारे निर्देशों को उन्होंने अपने जजमेंट के पैराग्राफ 50 में, जो मैंने आपको पूर्व में बताए हैं, निर्देशित किया है। आंकड़ों को लेकर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? कई भ्रामक आंकड़े मैंने ये पहले कहा है कि 1,43,000 किलोमीटर में 0.19% ही अरावली में होता है। अब कोई लोग इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उन्हीं के टाइम में तो सबसे ज्यादा माइनिंग दी गई है। या तो वो अपनी माइनिंग के बारे में कहें और उन्हीं के टाइम में इलीगल माइनिंग हुई है, उसी समय तो पिटीशन फाइल हुई है। ऐसे भ्रामक आंकड़ों में जनता नहीं आ रही है, उनका झूठ लगातार फेल हो रहा है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में ओपन है। तो अनावश्यक एक न्यायालय के निर्णय को अपना राजनीतिक हथियार बना रहे हैं, जो उचित नहीं है। बहुत धन्यवाद सर, हमसे विस्तार से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे अरावली पर्वतमाला के संरक्षण पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में